हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑल थिंग्स किडनी। आप सोच रहे होंगे कि किडनी के अलावा भी हम कुछ बात करते हैं, तो किडनी प्लस यूरिन रिलेटेड सारी बीमारियों की चर्चा हम करना चाहते हैं इस चैनल में। ऑल्दो इसका नाम है ऑल थिंग्स किडनी। इससे जुड़ी हुई अगर आप देखोगे तो किडनी दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स है, जिससे दो पाइप नीचे उतरती है और यूरिन हमारी थैली में जाता है, और थैली से नीचे जो यूरिन की पैसेज है या लाइनिंग है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसके आसपास जो प्रोस्टेट है, ये सारी चीज़ों को इस चैनल में डिस्कस किया जाएगा। अब तक मैं आपका होस्ट डॉक्टर उमेश खन्ना, गेस्ट को बुला के हम उनसे चर्चा करते थे। आज हम रोल्स रिवर्स करने जा रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नील सल्डाना एंड डॉक्टर निकिता पवार, जो किडनी एसोसिएट्स के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और मैं डॉक्टर उमेश खन्ना, जो अनदर किडनी एसोसिएट्स के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। हम तीनों चर्चा करेंगे। ये मेरा इंटरव्यू लेंगे ऑन प्रोस्टेट की बीमारियाँ जो यंग एंड ओल्ड दोनों में हो सकती हैं, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रोस्टेट क्या है और ये क्यों दिया है भगवान ने हमको? बहुत सही क्वेश्चन है, ऊपर वाले को ही पूछना चाहिए, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको कैसे जवाब देना। तो यूरिन की थैली होती है ना, ब्लैडर, और उसकी जो पाइपलाइन है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ब्लैडर के नीचे एक अखरोट होता है ना, वॉलनट साइज का एक ऑर्गन है जो ब्लैडर के नीचे पाइप के आसपास, यूरेथ्रा के आसपास बना हुआ है, और ये कुछ सिक्रीशंस बनाता है जो सीमेन में हेल्प करती हैं। यानी ये बॉडी के सीमेन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो वो सिक्रीट करता है। ये प्रोस्टेट की ग्रंथि सिर्फ मेल्स में होती है, फीमेल्स में नहीं होती, इसलिए प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारियां भी मेल्स के साथ होती हैं। तो सर, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, दिस ग्लैंड एनलार्जेस एज जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है। मेडिकल टर्म्स में इसको बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो ये एग्जैक्टली क्या है सर? वुड यू एनलाइटन अस? तो दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फीमेल्स में अलग चेंजेस होते हैं, मेल्स में अलग चेंजेस होते हैं। जो कॉमन चेंजेस है भाई, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मोती बिंदु आ जाता है, उसी प्रकार प्रोस्टेट की ग्रंथि की साइज भी बढ़ सकती है। और जैसे जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, तो जो यूरेथ्रा है यानी पाइप बिलो द ब्लैडर, उसको प्रोस्टेट की ग्लैंड थोड़ा कॉम्प्रेस भी करता है और इरिटेट भी करता है, और उसी से रिलेटेड सिम्टम्स आ जाते हैं जो प्रोस्टेट की ग्रंथि जब बढ़ती है। आपने नाम लिया बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तो जैसे ग्रोथ अगर बड़ी हो तो वो जनरली उम्र के हिसाब से बिनाइन होती है, यानी कैंसरस नहीं होती, और कभी कभार वो कैंसरस रूप ले सकती है, तब उसे कैंसर ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। बीपीएच इज द कॉमनेस्ट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती है। सर, आपने ये तो बता दिया कि उम्र के हिसाब से प्रोस्टेट स्लोली स्लोली बढ़ता है और इसके साथ साथ ये अपने यूरेथ्रा को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसके क्या सिम्टम्स नॉर्मली पाए जाते हैं? जैसे मैंने कहा कि वो यूरिन पाइप के इर्द गिर्द है वो पूरा वॉलनट साइज ग्लैंड, तो वो एक तो इरिटेट करता है, यानी तंग करता है उस यूरेथ्रा के, उसके सिम्टम्स आते हैं, और एक उसको दबा देता है, जैसे गला दबाता है, तो उसमें पाइपलाइन की साइज थोड़ी छोटी हो जाती है, इसलिए रुकावट के सिम्टम्स आते हैं। उसको इरिटेटिव सिम्टम बोलते हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं। इरिटेटिव क्या लगता है, बार बार ऐसा लगता है यूरिन जाना चाहिए, यानी ज़्यादा बार यूरिन पास करते हैं जिनके एनलार्ज प्रोस्टेट होते हैं। नॉर्मली हम आराम से, कैपेसिटी होती है, हम कितना भी यूरिन रोक पाते हैं, 300, 350, 250 उतना ml यूरिन रोक पाते हैं। जो इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं उसमें एक तो बार बार यूरिन जाना पड़ता है, यूरिनेशन की इरिटेशन होती है, डिसयूरिया बोलते हैं जिसको। ये सारे सिम्टम्स को एक टर्म दिया जाता है LUTS, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। तो इरिटेटिव सिम्टम्स में फ्रीक्वेंसी बहुत होती है, बार बार जाने की तमन्ना। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं, वो जा तो रहे हो, आप टॉयलेट में बैठे भी हो, पर यूरिन को आप बोल रहे भैया आ, और लेकिन वो टाइम ले रहा है, यूरिन आने में समय लगता है। तो एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं कि आप स्लोली यूरिन होता है, टाइम लेता है यूरिन, एंड तीसरा होता है कि इनकम्प्लीट लगता है, ऐसा लगता है कि अरे मैंने स्टार्ट तो कर दिया, यूरिन का फ्लो भी हो गया,
फिर रुक गया, तो रुकावट वाले सिम्टम्स। सो इरिटेटिव सिम्टम्स, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स दो अलग अलग किस्म के होते हैं और दोनों ही परेशान करते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम रहता है रात में ज़्यादा बाहर यूरिन पास करना, जिसकी वजह से एल्डरली पीपल परेशान रहते हैं। एक तो वैसे ही नींद कम रहती है और उसमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो सर अगर किडनी डिसफंक्शन होता है तो हमें पता चलता है सीरम क्रिएटिनिन लेवल से कि कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ है कि नहीं। तो प्रोस्टेट का कैसे फंक्शन हो रहा है, कुछ ब्लड टेस्ट पॉसिबल है उससे टू एनालाइज व्हाट इज द फंक्शन, कुछ डिसफंक्शन है कि नहीं? या सो उसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम पीएसए बोलते हैं, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। जो प्रोस्टेट से वो प्रोटीन है जो होता है वह थोड़ी क्वांटिटी में ब्लड में भी जाता है। सो वो जो क्वांटिटी ब्लड में जाती है उसको मेजर कर सकते हैं। So उसको हम कहते हैं पीएसए लेवल्स। तो पीएसए लेवल एक नॉर्मल वैल्यू रहती है जो उम्र के हिसाब से चेंज होती है। लेस देन 1 रहती है यंगर में, 1 to 2 के बीच में रहती है, अप टू 60 ईयर्स की एज में 4 से कम रहती है। अप्रॉक्सीमेटली 4 तक हम उसको नॉर्मल गिने जाते हैं। बट एक वैल्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है पीएसए की। अगर पीएसए लेवल थोड़ा बढ़ गया इसका मतलब नहीं कि हमें कैंसर है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट से निकलता है। सो प्रोस्टेट की कोई भी बीमारी हो तो उसका लेवल बढ़ सकता है। जैसे प्रोस्टेट में सूजन आ जाए, प्रोस्टेटाइटिस हो जाए, तब भी पीएसए लेवल बढ़ सकता है। नॉर्मल ग्रोथ बीपीएच की अगर बढ़ गई साइज, उसमें भी थोड़ा बढ़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स लोगों को जो डर है कि पीएसए लेवल बढ़ गया तो प्रोस्टेटिक कैंसर है, उस डर की वजह से लोग पीएसए टेस्ट करते हैं। सो पीएसए लेवल मीन्स आपको पता है कि प्रोस्टेटिक सूजन या प्रोस्टेट की जो प्रोटीन है बाहर ब्लड में ज़्यादा आ गई है, तो चौकन्ना रहना चाहिए और टेस्ट करने चाहिए कि भाई ये किस लिए बढ़ा है, वो भी एक एज के लिए। हर एक बंदे को पीएसए टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। इसकी गाइडलाइंस थोड़ी थोड़ी आजकल चेंज होती जा रही हैं, लेकिन इंडिया में फॉर्चुनेटली थोड़ा प्रोस्टेट का कैंसर कम रहता है कंपेयर टू वेस्टर्न, लेकिन फिर भी है हमारी कंट्री में, इसलिए ये पीएसए टेस्ट की वैल्यू है। कुछ लोग बोलते हैं आजकल पीएसए टेस्ट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी फैमिली में प्रोस्टेट का कैंसर है या प्रोस्टेट की बीमारी है तो जेन्युइनली आपको पीएसए टेस्ट करना ज़रूरी है। वैसे वर्ल्ड ओवर एक अंदाज़न गाइडलाइन ये है, खास करके अमेरिकन गाइडलाइंस है कि 50 और 70 ईयर्स की बीच में ये टेस्ट का महत्व ज़्यादा रहता है। बियॉन्ड 70 ईयर्स शायद इस टेस्ट को करने की कोई वैल्यू नहीं है। एंड सिमिलरली 40 के नीचे ये टेस्ट करने की वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, ब्लड रिलेटिव को अगर प्रोस्टेट कैंसर हो तो उन लोगों को पीएसए टेस्ट का महत्व ज़्यादा रहता है। कुछ और बीमारी होती है जैसे यूरिन की इन्फेक्शन हो गई, किसी ने कैथेटर डाल दिया ब्लैडर में, तो उस समय पीएसए लेवल वैसे भी बढ़ जाते हैं, तो उसका टेस्ट उस समय महत्व नहीं रखता। तो इन शॉर्ट पीएसए टेस्ट प्रोस्टेट स्पेसिफिक टेस्ट है, कैंसर स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन कैंसर डिटेक्ट करने के लिए पीएसए की वैल्यू रहती है, पर उससे ज़्यादा वैल्यू एक हम टेस्ट बोलते हैं जिसको पीआर पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें हम प्रोस्टेट की फील देखते हैं और इसके अलावा सोनोग्राफी करते हैं कई बार, उससे भी प्रोस्टेट कैंसर का अंदाज़ा होता है। लेकिन अगर डाउट रहेगा तो प्रोस्टेट की शायद बायोप्सी भी करनी पड़ जाती है उस ग्लैंड की। तो ये तो सारी बातें होगी प्रोस्टेट के बारे में। तो क्या प्रोस्टेट की वजह से किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है? अब कई लोगों को जो अड़चन होती है यूरिन की फ्लो में या यूरिन की धार में, उनको लगता है ये एज रिलेटेड है। जैसे पहले क्या लोगों को मोती बिंदु होता था, उनको लगता है उम्र के हिसाब से दिखना कम हो जाएगा, तो वो इग्नोर करते हैं और प्रोस्टेट इतना बड़ा हो जाता है कि बार बार यूरिन जाना वो पसंद करते हैं लेकिन आगे टेस्ट नहीं करते। तो ऐसे लोगों के जिनमें प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाता है और ब्लैडर पूरी तरह एम्प्टी नहीं करता, तो भरा हुआ ब्लैडर में जो यूरिन है वो ऊपर चला जाता है और किडनी के ऊपर प्रेशर देता है, फिर किडनी सूज जाती है और इन पेशेंट्स की किडनी के टेस्ट यानी क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी लीडिंग टू किडनी डिजीज़। पर फॉर्चुनेटली ये एक किस्म की ट्रीटेबल या रिवर्सिबल डिजीज़ भी हो सकती है अगर जल्दी पकड़ा जाए और हम अगर प्रोस्टेट का इलाज कर लेवें या उस यूरिन को कैथेटर के ज़रिए परमानेंट खाली कर देवें, तो बैक प्रेशर चला जाता है और किडनी फंक्शन में रिकवरी हो सकती है। तो यस, आप जैसे पूछ रहे हो कि कभी कभार
किडनी की बीमारी भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से बैक प्रेशर की वजह से हो सकती है, या यूरिन में इन्फेक्शन बार बार होगा तो वो इन्फेक्टेड यूरिन ऊपर जाके किडनी को खराब कर सकता है। सो जैसे किडनी ब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, कैन द प्रोस्टेट ग्लैंड आल्सो गेट इन्फेक्टेड, और क्या इसकी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन नॉर्मल इन्फेक्शन से ज़्यादा होती है, और क्यों सर? आई थिंक ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समझना चाहिए, पुरुषों को, मेल्स को, कि प्रोस्टेट की बीमारी सिर्फ एल्डरली या सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है, यंगर लोगों को भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि ब्लैडर के नीचे यूरिन की पैसेज के आसपास प्रोस्टेट है, तो कई बार वो इन्फेक्शन ब्लैडर में से प्रोस्टेट में जा सकती है और प्रोस्टेट की स्वेलिंग बढ़ जाती है, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। तो उसमें यूरिन के सिम्टम्स या बर्निंग या पेन या फीवर के अलावा कई बार अराउंड द रेक्टम भी पेन होता है और ऐसा लगता है कि मेरे को यूरिन सिम्टम्स के साथ साथ रेक्टल सिम्टम्स भी हैं। इन लोगों में यूरिन की इन्फेक्शन प्रोस्टेट में जा सकती है। इसके अलावा शिवरिंग, फीवर, जो सिंपल यूटीआई के लक्षण से ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं। कई बार ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है। होमोसेक्सुअलिटी में भी ये सिम्टम्स प्रोस्टेट के बढ़ जाते हैं और एसटीआई के जो जर्म्स हैं उसकी वजह से भी प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है। तो जैसे आपने पूछा कि प्रोस्टेट की अगर इन्फेक्शन है तो उसका इलाज नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से ज़्यादा लंबा होता है। उसके एंटीबायोटिक्स कई बार हम अलग किस्म के यूज़ करते हैं जो प्रोस्टेट के ग्लैंड तक जा सकें, और स्पेसिफिक वो एंटीबायोटिक्स देते हैं जो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। सो उसकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट सिर्फ 5-7 दिन की नहीं होती, लंबी हो सकती है। एंड कई बार उसमें एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, यानी पस का कलेक्शन आ जाता है, जिसको ट्रीट करने के लिए नॉट ओनली मेडिकल, कई बार उसको ड्रेन भी करना पड़ जाता है। सो तो नॉर्मल प्रोस्टेट या जो बिनाइन हाइपरप्लेजिया हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके लिए क्या नॉर्मली मेडिकेशंस यूज़ कर सकते कई पेशेंट्स को लगता है कि ये प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट नेफ्रोलॉजिस्ट करेगा या यूरोलॉजिस्ट करेगा। तो प्रोस्टेट का इलाज जनरली काफ़ी लोगों में सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट तो कुछ केसेस के लिए ज़रूरी होती है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट में सिर्फ दवाई नहीं होती। पहले तो हम उनको लाइफस्टाइल सिखाते हैं कि प्रोस्टेट की ग्रंथि अगर बड़ी है तो ध्यान रखना है कि उम्र के हिसाब से जैसे चेंजेस करते हैं वैसे एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए भी आपको थोड़ा चेंजेस करना है। पानी एक साथ में ज़्यादा नहीं पीना है, ताकि ब्लैडर जो है वो थोड़ा थोड़ा एम्प्टी होता है, इसलिए उसको अगर बहुत सारा भर दोगे तो उतरने में तकलीफ होती है। सो वाटर क्वांटिटी एक साथ में ज़्यादा नहीं लेनी, दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते हो ताकि आप पास भी करके आ सकते हो। सेकंड, रात में पानी पीना कम कर दो। तो मैं तो हर बार पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपकी मेडिसिन्स डिनर के साथ ले लो, ताकि डिनर में और सोने के बीच में 2-2.5 घंटे का गैप होगा। सो आपकी फ्रीक्वेंसी जो रात में बार बार उठते हो यूरिन पास करने के लिए वो कम हो जाएगी। सिमिलरली एक आदत डालनी है कि ज़्यादा बार यूरिन पास कराओ, ताकि ब्लैडर भरा ना रहे, और भरा नहीं रहेगा तो ऊपर जाके किडनी तक नहीं पहुंचेगा। सो एम्प्टिंग योर ब्लैडर मोर फ्रीक्वेंटली। थर्डली, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़ा देती हैं। जैसे हम सर्दी खांसी की या एंटीहिस्टामिनिक जिसको बोलते हैं वो दवाइयाँ लेते हैं। कई बार नींद की गोलियाँ उसके ऊपर असर करती हैं। कुछ लोग सीनियर सिटीजन थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं तो उनके लिए दवाई दी जाती है। कुछ लोगों को न्यूरोपैथी होता है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स होती हैं। ये सारी मेडिसिन्स का थोड़ा प्रभाव यूरिन की जो स्फिंक्टर है, जो वाल्व है, उसको कई बार टाइटन कर देती हैं और प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस करना ज़रूरी है। देन क्योंकि ये रास्ते में अड़चन है, तो अगर हम वाल्व को थोड़ा सा खुलवा देवें या प्रोस्टेट की साइज़ अगर थोड़ी सी भी कम कर सकते हैं, तो ऐसी मेडिसिन आती हैं जिन्हें हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स बोलते हैं, या एक ड्यूटासेराइड या फिनेस्टराइड, इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो प्रोस्टेट के ग्लैंड की साइज़ थोड़ी कम कर सकते हैं। बट याद रखना है कि नॉट मोर देन 30% रिडक्शन इन प्रोस्टेट साइज इज़ पॉसिबल विद मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सो जब मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी कामयाब रहती है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक टाइम आता है या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, जो
हम लोग उन्हें एडवाइस कर। सो सर, ये मेडिसिन आपने कहा, दीज अल्फा ब्लॉकर्स, फिनेस्टेराइड, ड्यूटेस्टेराइड, दीज आर कॉमन मेडिकेशंस जो पेशेंट लेते हैं, तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो स्पेशली हमारे अडल्ट पॉपुलेशन में उनको दे हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस? सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं ना, उन्हें फर्स्ट डोज इफ़ेक्ट काफ़ी बार होता है। यानी क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को भी लोअर करती हैं, और ख़ास करके जब खड़े रहने में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सो इसलिए जब हम शुरू करते हैं तो पेशेंट्स को पहले से सावधान रहना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि फ़र्स्ट डोज के समय ध्यान रखना, और नाइट में ख़ास करके यूरिन पास करते समय थोड़ी देर लेटने के बाद जब आप बैठो थोड़ी देर और फिर खड़े रहो, ताकि सडन गिडीनेस ना आ जाए। और ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इसलिए कई बार हम छोटे डोज से बड़े डोज तक जाते हैं। तो 2-4 दिन में वो पेशेंट उससे आदत पड़ जाती है और अल्फ़ा ब्लॉकर्स आराम से टॉलरेट करते हैं। सेम वे ड्यूटेसराइड जो या फिनेस्ट्राइड जो है, उससे कई बार सेक्सुअल इनएडिक्वेसी, इम्पोर्टेंस और वो सारी सिम्टम्स आ सकते हैं। सो मेडिसिन्स कामयाबी करती हैं और सर्जरी अवॉइड करती हैं, लेकिन इसके भी एक छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर यंगर पेशेंट को हमने अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया, तो कई बार उसके जो सेक्सुअल सिम्टम्स आ सकते हैं वो दवाई के वजह से, और सीमेन कई बार नहीं बाहर आता है और बाद में यूरिन के रास्ते आता है। तो ये थोड़ी सी मात्रा में ये सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसके लिए हम अल्फ़ा ब्लॉकर चेंज कर देते हैं यंगर पेशेंट्स के लिए। तो ये सारी बात तो हो गई प्रोस्टेट के बारे में। तो आपने ये भी कहा कि कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को कैंसर भी हो सकता है, प्रोस्टेटिक कैंसर भी इसका रूपांतरित रूप ले सकता है। तो ये सिम्टम, उसके क्या सिम्टम्स होंगे और आप कब सस्पेक्ट करोगे कि इनको प्रोस्टेटिक कैंसर है फिर? कई बार सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, और जब हम उनका पीआर टेस्टिंग करते हैं, रेक्टम में उंगली डाल के ग्लव्स के ज़रिए जब हम चेक करते हैं, तो वो सॉफ्ट ग्लैंड हार्ड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, तब एक तो पता चलता है। पीएसए टेस्ट अगर यंगर लोगों में आपने किया और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो एक हो जाता है। तीसरी बार हमें उसको, तीसरा टेस्ट होता है डायरेक्ट जो सोनोग्राफी होती है, जो रेक्टम के थ्रू किया जाता है, जिसको ट्रस कहते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, उसमें से पता चल जाता है। और सिम्टम्स में कुछ लोगों को यूरिन में ब्लड आ सकता है, या उसकी जो अर्ली सिम्टम्स में तो बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, जब वो एडवांस हो जाता है या स्प्रेड हो जाता है तब रेक्टल सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। सेम प्रोस्टेट के सिम्टम्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। सर्जन या हम लोग जब उसका पीआर करते हैं तो उससे पता चलता है, या आगे के एडवांस टेस्ट से पता चलता है। आई थिंक प्रोस्टेटिक कैंसर हिडन रहता है। एक चीज़ याद रखनी है कि कम से कम 8-10 साल लगते हैं प्रोस्टेट के ग्लैंड का जो कैंसर है उसको बड़ा होके तकलीफ देने में। इसलिए लोग कहते हैं कि 70 साल के बाद पीएसए टेस्ट की रियल में वैल्यू है कि नहीं, उसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है साइंटिस्ट लोगों की और नेफ्रोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट लोगों की। पीएसए अगर थोड़ा बड़ा भी हुआ और बाकी सिम्टम्स नॉर्मल हैं, और उसके अंदर अगर छोटी मात्रा में प्रोस्टेट का कैंसर है भी, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि कोई इलाज करना है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। प्रोस्टेट कैंसर हिडन ज़्यादा रहता है, और जब एडवांस रूप लेता है तब उसको पिकअप किया जाता है। तो फाइनली हमारे ऑल थिंग्स किडनी के व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज रहेगा? बहनों को तो हम यही कहेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्टेट मेल ऑर्गन है, और हमारे मेल्स को हम ये कहते हैं कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अगर यूरिन के सिम्टम्स के साथ साथ फीवर, शिवरिंग, रेक्टल सिम्टम्स भी आते हैं, तो उसके बारे में भी सोचना है आपके डॉक्टर को, खास करके कि ये प्रोस्टेट की इन्फेक्शन है कि नहीं। सिंपल इन्फेक्शन जल्दी ठीक ना हो तो उसके लिए टेस्ट करना ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन प्रोस्टेट तक गई है कि नहीं। सीनियर सिटीज़न को हम ये कहते हैं कि प्रोस्टेट का या पीएसए का नाम सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्टेट की ग्रंथि बड़ी हो गई तो इसका मतलब नहीं कि ये कैंसर है। एज के साथ प्रोस्टेट बड़ा होगा ही होगा। पीएसए टेस्ट को कैंसर समझ के इलाज नहीं करना है। आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट बताएंगे कौन सा पीएसए टेस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। और एज रिलेटेड यूरिन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ भी गई तो दवाइयाँ लेना कुछ ज़रूरी नहीं है। आप नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस करके जी सकते हो, और हर प्रोस्टेट का, एनलार्ज प्रोस्टेट का सर्जरी इलाज नहीं होता, उसको दवाइयों के ज़रिए हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे हमारे एपिसोड्स के लिए उतावले रहिए। हम जल्द ही दूसरे एपिसोड्स लाएंगे ऑल थिंग्स किडनी के लिए।